विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज पारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आज हम पारंपरिक धारणा पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाहरी सुरक्षा पढ़ा था। पारंपरिक धारणा के अंतर्गत बच्चों हम ये जानेंगे कि जब भी हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं या आंतरिक खतरे की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ये सवाल जरूर पौधेगा या जरूर मस्तिष्क में आएगा कि सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती है। क्या जो सुरक्षा है वो आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती है? अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा है या किसी प्रकार का विद्रोह है या हम किसी प्रकार से असुरक्षित हैं तो हम वहां सुरक्षा की बात किस प्रकार से कर सकते हैं या हम बाहरी सुरक्षा की बात किस प्रकार से कर सकते हैं? यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा? वह देश जो है आंतरिक अशांति से जूझ रहा है, आंतरिक रक्तपात से जूझ रहा है, तो हम बाहरी सुरक्षा की बात किस प्रकार से कर सकते हैं? ये पारंपरिक धारणा में पूछा गया है। यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है। जब यदि हम अपनी भीतरी सीमा में सुरक्षित नहीं है, आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं है, तो हम बाहरी रूप से किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? विद्यार्थियों, इसी कारण सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है वो जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी रखती है कि हम अंदरूनी सुरक्षा किस प्रकार से स्थापित करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यदि हम देखें तो इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे। सामान्यतः क्या हुआ कि परंपरागत धारणा का जो रिश्ता है वो अंदरूनी सुरक्षा से भी है। पहली बात ये बताई गई। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। किस पहलू पर? आंतरिक सुरक्षा पर जोर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बहुत से देश जो है कमोबेश मतलब सामान्यतः है, बहुत से देश जो हैं वो आंतरिक सुरक्षा के लिए आश्वस्त थे कि हम आंतरिक रूप से तो सुरक्षित हैं। खतरा हमें कहाँ से है? सिर्फ बाहरी हमें खतरा है। हमने पहले भी ये कहा था बच्चों कि इस संदर्भ में स्थिति को हम नजर में रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही है। या आंतरिक सुरक्षा जो है ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही है। मतलब सरकार जो है वो अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज बन गई। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? शीत युद्ध हो गया। अब शीत युद्ध के प्रपंच में स्थिति कैसी हो गई कि हम बाहरी रूप से सुरक्षित हैं या नहीं है? कहीं कोई और राष्ट्र जो है हमें कहीं उपनिवेश तो नहीं बना लेगा, किसी प्रकार से हमें अधीन तो नहीं कर लेगा। तो ऐसे ही कमोबेश जो है हमारे सामने, ऐसी ही जो परिस्थितियां हैं ये हमारे सामने उपस्थित होती रही। और हम जो देश की सरकार है, जो राष्ट्रीय सरकारें हैं, वो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक खतरों से किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं थी और सिर्फ बाहरी खतरों से ही भयभीत थी और बाहरी सुरक्षा को ही के प्रति ही प्रतिबद्ध थी। हम बात करें 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, स्थिति कैसी हुई? अमेरिका और सोवियत संघ जो है शीत युद्ध की गिरफ्त में आ गए और शीत युद्ध की गिरफ्त में आकर के उन्होंने अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति, अपने रौब को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया। अधिकांश यूरोपीय देश खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों में कोई गंभीर खतरा नहीं था। कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। क्या मतलब हुआ? इसका तात्पर्य ये हो विद्यार्थियों कि यूरोपीय देश जो हैं, खासकर से कौन से देश? जो ताकतवर देश हैं, जो पश्चिमी मुल्क के देश हैं, उनके सामने भीतर बसे हुए समुदाय, जो उन देशों के भीतर या आंतरिक रूप से बसे हुए जो कम्युनिटीज हैं, जो क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उनको गंभीर खतरा नहीं था। क्यों नहीं था? कारण क्या था कि उनका ध्यान किस पर था? उनका ध्यान था सीमा पार के खतरों पर केंद्रित था कि सीमा पार हमें अपनी पैठ या अपना वर्चस्व किस प्रकार से स्थापित करना है। इन देशों के सामने भारी खतरे क्या थे?
बाहरी खतरे क्या थे। यहाँ पर हमें संदर्भ और स्थिति का ध्यान देना होगा कि इस बात पर को हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट और सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। अमेरिका को सोवियत संघ से भय था, सोवियत संघ को अमेरिका से भय था। आपको हमने पढ़ाया भी था इस बारे में कि सोवियत संघ के जो क्षेत्र हैं उसमें अमेरिका घुसपैठ करता था और अमेरिका के क्षेत्रों पर सोवियत संघ किसी भी प्रकार से अपनी विचारधारात्मक घुसपैठ करने का प्रयास करता था। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशिक जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। क्या मतलब हुआ कि सबसे बड़ी बात क्या थी, दोनों गुटों को भय था एक दूसरे से। दूसरी बात क्या थी कि कुछ यूरोपीय देश जो हैं अपने उपनिवेशों में उपनिवेशिक जनता से खून खराबे से भयभीत थे। अब ये लोग आजादी चाहते थे। इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम से अथवा सन 1950 और 60 के दशक में ब्रिटेन को केनिया से जूझना पड़ा। ठीक है, उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आजाद होना शुरू किया। 1940 के दशक में आजाद होना शुरू कर दिया, अपनी एक संप्रभु सरकार बनाना शुरू कर दिया। उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। ठीक है, 1940 के दशक के उत्तरार्ध में क्या हुआ, आजाद होना शुरू कर दिया, स्वतंत्र होना शुरू कर दिया और उनके सुरक्षा सरोकार कौन थे, यूरोपीय ताकत के समान थे। ठीक है, कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक सदस्य बन गए। क्या हुआ, नव स्वतंत्र राष्ट्र क्या हुए, यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक के सदस्य बन गए। मतलब शीत युद्धकालीन गुटों में वे शामिल होते चले गए। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता सताने लगी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे के गुट के नेता जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत गुट से दुश्मनी ठाननी थी। अगर किसी शीत युद्ध के अंतर्गत यदि वे किसी न किसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो उसे दूसरे गुट के साथ उसे क्या करना पड़ेगा, शत्रुता या दुश्मनी जो है उसे ठाननी पड़ेगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो गए तो सोवियत संघ हमारा दुश्मन हो गया और सोवियत संघ के खेमे में हम शामिल हो गए तो संयुक्त राज्य हमारा दुश्मन हो गया। ठीक है, अब सोवियत संघ के किसी सारी देश से वैर मोलना था। मतलब सोवियत संघ से अगर हमने मित्रता ली तो अमेरिका से हमें वैर हो जाएगा और अमेरिका से हमने दोस्ताना संबंध रख लिए तो सोवियत संघ से हमारा वैर हो जाएगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जितने युद्ध हुए इसमें 1/3 युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार था। जितने भी युद्ध हुए इसके अंतर्गत शीत युद्ध के कारण ही हुए, उनकी तनातनी के कारण ही हुए। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में आमने सामने कोई युद्ध नहीं हुआ। इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया से हुए। क्या हुआ कि जो तीसरी दुनिया कौन सी, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र राष्ट्र तीसरी दुनिया के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतें मतलब जो राष्ट्र संप्रभु हो रहे थे और उनके ऊपर जिन देशों का आधिपत्य था उनसे वो स्वतंत्र हो रहे थे, है ना। तो वो कौन सी ताकतें होंगी, औपनिवेशिक ताकतों से जो स्वतंत्र हो रहे थे। उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था। उन उपनिवेशों में, उन देशों में जो है आंतरिक सुरक्षा जो है वो गड़बड़ा रही थी, उससे वो भयभीत थे। उसी तरह आजादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था। क्या हुआ, उसी तरह आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद उपनिवेशित मुल्कों को, जो उपनिवेशित थे, जो उपनिवेश में थे, वो राष्ट्र भी भयभीत थे। उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दें। इस कारण से कि जो औपनिवेशिक शासक थे, जैसे कि जिन राष्ट्रों ने उनके ऊपर आधिपत्य स्थापित कर रखा था और स्वतंत्र होना चाहते थे, कहीं वो ही उनके ऊपर धावा ना बोल दें। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयार करना था। क्या मतलब हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि कारण क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासक से हमला न हो, इस कारण से भी ऐसे साम्राज्यवादी युद्ध से उन्हें अपने आप को सुरक्षित रखना था। उनके सामने आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों ही खतरे जो है मंडरा रहे थे। अब इसमें बात यह थी कि जब आंतरिक रूप से हम सुरक्षित नहीं है तो हम बाहरी सुरक्षा कैसे स्थापित करते हैं, यही बात की जा रही है।
एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट थी। एशिया और अफ्रीका के जो नवस्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में, है ना, 2 दृष्टिकोणों में विशेष थी। किस दृष्टिकोण में? एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी। पड़ोसी देश है, उसे सैन्य हमला हो सकता है, ऐसी आशंका थी। दूसरी बात, इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी, और इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही। दोनों बातें आ गई इसमें कि इन देशों को अपने पड़ोसी देश से भी हमले की आशंका थी और अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी आशंका थी। तो दोनों ही खतरे, आंतरिक और बाहरी, दोनों ही चल रहे थे। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। पड़ोसी से भी खतरे की आशंका और भीतर से भी आशंका थी। अनेक नव स्वतंत्र देश जैसे कि अमेरिका है, सोवियत संघ है, और औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। ये राष्ट्र क्या है? अपने औपनिवेशिक शक्ति के से ज्यादा जो है अपने पड़ोसी राष्ट्रों से भयभीत थे, और इनके बीच सीमा रेखा, भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े भी हुए। ठीक है, किस किस को लेकर के? सीमा रेखा को लेकर के, भू क्षेत्र को लेकर के, आबादी यानी जनसंख्या को लेकर के, इन सभी सवालों पर आपस में टकराव भी होते रहे। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों से भी इन देशों को खतरा था। जैसे क्या हुआ? जैसे भारत के अंतर्गत पाकिस्तान अलग हुआ, है ना, फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो ऐसे खतरे जो है समय समय पर अन्य देशों में भी मंडरा रहे थे। ठीक है, मतलब खुद जैसे स्वतंत्र हुए, उसके साथ ही उन्हीं राष्ट्रों में भी अलगाववादी आंदोलनों के माध्यम से, गुटों के माध्यम से भी अपने आप को, अपने देशों को अलग देश बनाने का खतरा जो है मंडरा रहा था उसके अंदर। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे, कोई पड़ोसी मुल्क जो है या पड़ोसी राष्ट्र जो है ऐसे अलगाववादी आंदोलनों को हवा दे सकता है। ठीक है, ये भी खतरा था। उसकी सहायता करे तो 2 पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती है। अगर ऐसी हवा कोई देगा, ऐसा कोई उसको समर्थन देगा, तो निश्चित रूप से उन दोनों पड़ोसियों में बीच में तनातनी अवश्य होगी। अब देखिए, विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत है, और सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों से लंबी छलांग है। ठीक है, 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत आ गए। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% जो है अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत है। कहने का मतलब है ऐसे बहुत से राष्ट्र जो संप्रभुत्व हो गए, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उनके मध्य आंतरिक युद्ध चल रहा है। 46 से 91 के बीच जो गृह युद्धों की संख्या थी वो 2 गुनी हो गई, और पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग लगाई है ये आंतरिक युद्धों के अंतर्गत, यानी आंतरिक खतरों के अंतर्गत हम बात करें तो। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष न स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या हो गई? आंतरिक संघर्ष। और न स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा। अपने आंतरिक संघर्षों के को लेकर के हम आंतरिक रूप से किस प्रकार से सुरक्षित हों। अगर हम आंतरिक रूप से सुरक्षित होंगे तभी जाकर के हम बाहरी रूप से भी सुरक्षित हो पाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि हाँ, बाहरी रूप से भी हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है। अब अगली बात आती है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या हैं। ठीक है, हमने सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में आंतरिक सुरक्षा के खतरों को देखा, बाहरी खतरों को भी हमने भापा। अब क्या है पारंपरिक तरीके, हम ऐसे कौन से हैं जिनके आधार पर हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा की इस परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। हिंसा जो है वो सीमित आधार पर होनी चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है ना। और न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परवर्ती विस्तार है। किसका? न्याय युद्ध का।
क्या कि आज लगभग पूरा विश्व क्या मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। युद्ध का कारण क्या होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत में क्या आता है कि हमें युद्ध क्यों करना चाहिए? सिर्फ अपनी आपको जनसंहार से बचाने के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए। कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती हमारे ऊपर आक्रमण करना चाह रहा है तो ही हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए और जनता के संहार को बचाने के लिए करना चाहिए। ठीक है। इन दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। पहली बात तो क्या आई? देखो, हिंसा का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। दूसरी बात क्या आई कि न्याय युद्ध होना चाहिए। युद्ध कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए। कैसे? आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए या जनसंहार के लिए होना चाहिए, है ना। और तीसरी बात क्या आई इसके अंतर्गत कि युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए, असीमित नहीं होना चाहिए कि अनाधुंध हमने उसका इस्तेमाल कर दिया। ये अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिरा दिए, तो ऐसे अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से, गलत तरीकों पर नहीं करना, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, जनसंहार के लिए नहीं करना चाहिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए नहीं करना है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा, जनसंहार को पर अगर किसी प्रकार का जनसंहार होता है या किसी प्रकार से आत्मरक्षा को चोट पहुंचती है तो ही हमें करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना। 3 बातें आगे इसके अंतर्गत। फिर आगे आता है युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख है ना, जो संघर्ष नहीं करना चाहता है, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। जो आत्मसमर्पण करना चाहता है जो राष्ट्र, उस शत्रु को तो बिल्कुल भी ना मारे। ठीक है। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। वही बात, किसी भी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए, अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। आगे, उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। ठीक है। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो गए हों। बल प्रयोग कब किया जाएगा? जब हमारे पास सारे संसाधन जो है खत्म हो चुके हैं, साधन खत्म हो चुके हैं, तभी जाकर के हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, तब अन्यथा नहीं करना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब सभी उपाय जो है हमारे सामने असफल हो गए, हम निष्फल हो गए, तब हमें करना चाहिए कि हाँ, अब हम कर सकते हैं उन सभी संसाधनों का उपयोग जो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना को इनकार नहीं करती है कि देशों के बीच एक न एक रूप से सहयोग हो। परंपरागत धारणा क्या संभावना से इनकार नहीं करती है? संभावना इनकार नहीं करती, मतलब संभावना रखती है कि देशों के बीच में एक न एक रूप से सहयोग अवश्य ही होना चाहिए, किसी न किसी तरीके से। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निशस्त्रीकरण। ठीक है। शस्त्रों की दौड़ में कमी करना, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास की बहाली, मतलब विश्वास भी हमें एक दूसरे राष्ट्रों के मध्य होना चाहिए, तभी ये पारंपरिक तरीके, इसमें ये पारंपरिक सुरक्षा की जो अवधारणा है इसमें ये बताई गई है कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ ऐसी संभावनाएं बना के रखें, ऐसी विश्वास की बहाली बना के रखें कि हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आएंगे। मतलब निशस्त्रीकरण मतलब अगर युद्ध होता है ना, युद्ध होता है तो हमें ऐसे हथियारों का उपयोग नहीं करना है जिससे कि सृष्टि का नाश हो जाए या जनसंहार हो जाए। ऐसे शस्त्रों का उपयोग हमने नहीं करना है। जैसे 72 की जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC, 1992 की रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया कि 155 से ज्यादा देशों ने BWC संधि पर और 181 देशों ने CW संधि पर हस्ताक्षर किए। इन्होंने यह विचार किया, इस बात पे समझौता किया कि बायोलॉजिकल और केमिकल जो वेपन्स हैं यानी शस्त्र हैं, उनका प्रयोग हम युद्धों के अंतर्गत नहीं करेंगे। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी परमाणु हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती। वो कहती है कि हमें अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमें परमाणु हथियार का उपयोग करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ठीक है। तो ये विकल्प नहीं छोड़ा, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसे दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया है।
ठीक है। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन भी करना पड़ता है। 72 की एंटी बैलिस्टिक 72 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका है। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक लगा दी। किसपे? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि के अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो इन बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से इनको रोका गया। किसमें? ABM में। ठीक है। और ऐसे प्रक्षेपास्त्रों में हमले की शुरुआत की कि संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने मतलब संधि में दोनों देशों को क्या था कि सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संधि ने दोनों देशों को इस रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन पर रोक लगा दी। सीमित कर सकते हैं लेकिन व्यापक रूप से नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि क्या देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर इसमें आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो गृह रक्षा विभाग के इस आतंक मापी का इस्तेमाल करें और यह मीटर आपको बताता है कि देश पर आतंक का साया कितना घना है ना। ये मीटर बताया गया है, टेरर मीटर। ठीक है। इसमें बताया गया है कि यह मीटर आपको बताता है कि देश पर आतंक का साया कितना घना है। आतंक सूचक सुई का ऊपर दिए गए खानों में से किसी एक पर ले जाएं जो आपके जानते मौजूद खौफ की सभी तस्वीरें पेश करता है। ठीक है। और इससे पता चलेगा कि अमेरिकी जनता आतंकी हमले को लेकर कितनी आशंकित है। आतंक हमारे हर तरफ है और वह कभी भी हम पर झपट सकता है और इस आतंक मापी के बूते आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना भयभीत रहना है और सावधानी पूर्वक इसकी सुई घुमाई जाए। ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने अध्याय में देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक परिसीमन संधि 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी SALT 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी START शामिल है। मतलब START 2 और START संधियां जो हैं वो शामिल हैं जिन पर सामरिक अस्त्र परिसीमन यानी कि संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1968 में भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि भी थी, क्योंकि इसने परमाणु हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया था। ठीक है। कौन सी संधि होगी? 1968 में NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है। कि इसमें क्या था कि अस्त्रों पर रोक लगाई गई कि हम परमाणु हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ही हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है। जिन देशों ने सन 1967 में पहले परमाणु हथियार बना लिए थे उनका परीक्षण कर लिया था और उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दे दी गई। जिन्होंने पहले बना लिए, ठीक है, और उनको उनका पूरा जांच पड़ताल करके देख लिया गया और कहा कि ठीक है आप रख सकते हैं। ठीक है। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया कि अब ये कोई नहीं बनाएगा। 67 के बाद किसी ने नहीं बनाया तो अब कोई नहीं बनाएगा। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणु आयुधों को समाप्त तो नहीं किया लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम कर दी। ठीक है। समाप्त नहीं किया, परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणु आयुधों को समाप्त नहीं किया लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम कर दी कि अब इसे हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है। समझ में ये बात। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई कि विश्वास बहाली के उपायों से देश के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। इस पारंपरिक धारणा से क्या बात सामने आई कि अगर हम एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे कि हाँ भी कोई आणविक आयुधों को या परमाणु प्रसार नहीं करता है, शस्त्रों की दौड़ में कमी करता है, तो हम इस प्रकार के हिंसाचार से बच सकते हैं। ठीक है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंद्विता वाले देश सूचनाओं
तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले जो देश हैं वो सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं कि जो भी सूचनाएं हैं हम सूचनाओं को देंगे और सूचनाओं को लेंगे भी, हम आदान प्रदान करेंगे सभी सूचनाएं। कौन सी सूचनाएं? ऐसी सूचनाएं जिसमें कि कोई किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है या कोई सैन्य टकराव है, किसी प्रकार का मनमुटाव है, तो हम उसको पहले से ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद और एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते रहेंगे। हमारी फौजी मकसद क्या है, फौज के मकसद क्या है, सैन्य योजनाएं क्या है ना, किस प्रकार से हम योजनाएं बना रहे हैं, इन सभी का जो है हम अता पता हम पड़ोसी देशों को बताते रहेंगे, जिससे कि वो किसी प्रकार के भयभीत नहीं हो और एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना रहे। ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जाएगी। क्या बताएंगे कि हम किसी प्रकार से, कोई राष्ट्र हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और हम भी किसी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसे औचक यानी अचानक होने वाले हमले को बताएंगे कि हम किसी प्रकार से अचानक से कोई हमला नहीं करेंगे। ये सारी सूचनाएं जो है या योजनाएं जो है बताते रहेंगे समय समय पर। अब बात आती है, देश एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल है, ये भी बताएंगे कि हमारे पास सैन्य शक्ति किस किस प्रकार की है। मतलब हम ओपन रहेंगे, पूरी तरीके से ओपन रहेंगे, हम किसी प्रकार से कोई भी छिपाव दुराव नहीं करेंगे। वे यह भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है। अर्थात संक्षेप में कहें तो विश्वास बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश की किसी गलतफहमी या गलफत में पड़कर जंग के लिए आमदा न हो जाए। ठीक है, कि हाँ भाई उसके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं, आणविक शक्ति है, वो हमारे पर किसी प्रकार का हमला कर सकता है, ऐसी गलतफहमी नहीं होगी। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंध रखती है। ठीक है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। मतलब सैन्य बल हमारे सामने, हम दूसरे राष्ट्रों को बताएंगे कि हमारे पास सैन्य बल या सैन्य योजना इस प्रकार की है, तो हमारा खतरा जो है या कम हो जाएगा। ये विश्वास जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर रखे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पारंपरिक धारणा के आधार पर निष्कर्ष निकालती है कि सैन्य बल से भी खतरा हो सकता है और सैन्य बल के खतरे को हम सैन्य बल के द्वारा ही हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो पारंपरिक धारणा जो है हमें यह बताती है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका में सुरक्षा पर तो भारी भरकम खर्च होता है, जबकि शांति से जुड़े मामलों पर बहुत कम खर्च होता है। यह कार्टून इस स्थिति पर टिप्पणी करता है। क्या हमारे देश में हालात इससे कुछ अलग हैं? आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जितना वो सैन्य पर खर्च करता है उतना शांति पर खर्च नहीं करता है। ठीक है, और उम्मीद भी ये करता है, और आप खुद भी सोच सकते हैं कि सैन्य योजनाएं क्या है, सैन्य शस्त्र बल क्या है। क्या राष्ट्र जो है, कोई भी राष्ट्र अपने इस प्रकार की योजनाओं को खुले रूप में रखता है दूसरे राष्ट्र के सामने? नहीं रखता है। छिपाव दुराव तो आज भी मौजूद है। आप देख सकते हैं इस चित्र में भी कि किस प्रकार से सैन्य खर्च बढ़ता जा रहा है और शांति पर होने वाला जो खर्च है या मानवता पर होने वाला जो खर्च है वो न्यूनतम और न्यूनतम होता जा रहा है। इसी के साथ ही विद्यार्थियों, सुरक्षा की इस पारंपरिक धारणा को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।